राजस्थान की दुर्गम अरावली श्रेणियों के बीच दो ऐसे किले खड़े थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो दो दानव आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हों। एक का नाम था चंद्रगढ़ और दूसरे का नाम सूर्यगढ़। इन दोनों के बीच करीब आधा मील की ऐसी गहरी खाई थी जिसे देखकर सबसे साहसी योद्धा का कलेजा भी कांप जाए। इस खाई को लोग पाताल द्वार कहते थे, क्योंकि जो इसमें गिरा उसका अवशेष भी कभी नहीं मिला। इन किलों पर शासन था महाराज विक्रम सिंह का। महाराज जितने पराक्रमी थे उतने ही कला के शौकीन भी, लेकिन उनकी एक कला प्रेमी छवि धीरे धीरे एक सनक में बदलती जा रही थी। उनके दरबार की शामें अब युद्ध की रणनीतियों से नहीं बल्कि संगीत की धुनों और घुंघरुओं की झनकार से सजती थीं, और इस झनकार का केंद्र थी मंजरी। मंजरी कोई साधारण नर्तकी नहीं थी। कहते थे कि जब वो नाचती थी तो हवाएं अपनी दिशा बदल लेती थी और मशालों की लौ उसके कदमों की थाप पर थिरकने लगती थी। उसकी आंखें कजरारी और गहरी थीं, जैसे कोई शांत झील जिसमें उतरने वाला डूब ही जाता था। उसके पैरों में बंधे पीतल के भारी घुंघरू जब एक साथ बजते तो दरबार के पत्थरों में भी जान आ जाती थी। महाराज विक्रम सिंह मंजरी के नृत्य के इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने राजकाज के कार्यों से दूरी बना ली थी। हर शाम ढलते ही जब सूरज की आखिरी किरणें सूर्यगढ़ की प्राचीर को छूती थीं, दरबार सज जाता था। महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठकर अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए मंजरी को देखते रहते। उनकी नजरें मंजरी के चेहरे से हटती भी नहीं थीं। वो भूल जाते थे कि उनके बगल में उनकी पटरानी महारानी रत्नावती बैठी हैं। रानी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके भीतर एक काली परछाई घर करती जा रही थी। वो दरबार में महाराज के बगल में तो बैठती थीं, लेकिन उनका अस्तित्व जैसे धुंधला पड़ता जा रहा था। वो देखती थीं कि कैसे महाराज मंजरी के एक एक इशारे पर मुस्कुराते हैं। वो देखती थीं कि कैसे महाराज ने अपने पूर्वजों के बेशकीमती हार, जो कभी रानियों की शोभा हुआ करते थे, एक नर्तकी के चरणों में डाल दिए थे। रानी की दासियां महल के गलियारों में फुसफुसाती थीं, महाराज अब रानी के कक्ष में नहीं जाते, वो तो बस उस नर्तकी के जादुई आवाज के मुरीद हो चुके हैं। ये बातें रत्नावती के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थीं। उनके लिए ये सिर्फ एक पति का भटकाव नहीं था, बल्कि उनके गौरव और सत्ता का अपमान भी था। रानी ने गौर किया था कि मंजरी का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। वो अब नाचते हुए राजा की आंखों में सीधे देखती थी, जो उस समय के रिवाज के खिलाफ था। रानी को लगने लगा था कि मंजरी केवल नाच नहीं रही है, बल्कि वो महाराज पर कोई काला जादू या मोहिनी विद्या का प्रयोग कर रही है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी रत्नावती अपनी खिड़की पर खड़ी चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ के बीच की उस काली खाई को देख रही थी। चांद की रोशनी में वो खाई किसी खुले हुए जबड़े की तरह लग रही थी। तभी उनके पीछे एक साया उभरा। वो उनका सबसे वफादार और क्रूर सेनापति दुर्जन सिंह था। रानी ने बिना पीछे मुड़े ठंडी आवाज में कहा, दुर्जन सिंह, क्या तुम्हें लगता है कि मिट्टी की मूरत भी कभी सोने के सिंहासन को छू सकती है? दुर्जन सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुकुम, अगर मूरत में जान आ जाए और वो राजा के मन को मोह ले तो वो सिंहासन के लिए खतरा बन जाती है। रानी की आंखों में क्रूरता की बिजली कौन थी। उन्होंने कहा, महाराज उसे कला की देवी कहते हैं। वो कहते हैं कि मंजरी के लिए धरती पर नाचना बहुत छोटी बात है, वो तो हवाओं में उड़ सकती है। अगर वो वास्तव में ऐसी है तो क्यों ना उसे एक ऐसा अवसर दिया जाए जहां वो अपनी इस दिव्यता को सिद्ध कर सके। अगले दिन दरबार में पहले से कहीं ज्यादा भव्य तरीके से सजावट की गई थी। महाराज विक्रम सिंह आज बहुत खुश थे, क्योंकि मंजरी ने एक नया नृत्य और नया राग तैयार किया था। पूरा दरबार इत्र की खुशबू और मदिरा के दौर से सराबोर था। मंजरी ने प्रवेश किया। आज उसने सुर्ख लाल रंग की पोशाक पहनी थी।
जो जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थी। जैसे ही उसने नृत्य शुरू किया, महाराज अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला निकाली और मंजरी की ओर फेंक दी। ठीक इसी समय रानी रत्नावती की आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी तीखी और भारी थी कि संगीत अचानक रुक गया। महाराज, क्षमा करें, लेकिन ये बार बार एक ही फर्श पर नाचना अब उबाऊ हो गया है। मंजरी का हुनर इतना ही है कि वो इन पत्थरों को थका सके। अगर वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है तो उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, जिसे देखकर देवता भी चकित हो जाएं। महाराज ने थोड़ा लड़खड़ाते हुए पूछा, रानी साहिबा, आपके मन में क्या चल रहा है? मंजरी की कला पर संदेह करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। रानी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान जहरीली थी। उन्होंने कहा, संदेह नहीं महाराज, मैं तो उसकी कला का उत्सव मनाना चाहती हूँ। मेरी एक चुनौती है, अगर मंजरी इतनी ही कुशल है तो वो चंद्रगढ़ की ऊंची चोटी से सूर्यगढ़ की बुर्ज तक एक कच्ची रस्सी पर चलकर दिखाए, और शर्त यह है कि वो खाली हाथ नहीं जाएगी। वो नृत्य करते हुए, घुंघरू बजाते हुए इस पार से उस पार जाएगी। यदि वो ऐसा कर लेती है तो मैं उसे अपनी स्वर्ण मुकुट भेंट कर दूंगी और इसे इस राज्य की सबसे पूज्य स्त्री का स्थान मिलेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मशालों की लौ भी जैसे डर से कांपने लगी। चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ के बीच की वो खाई, जहां तेज हवाएं इंसान को तिनके की तरह उड़ा देती थीं, वहां एक पतली रस्सी पर चलना साक्षात मौत को गले लगाना था। महाराज का नशा जैसे उतर गया। उन्होंने मंजरी की ओर देखा। मंजरी के चेहरे पर पहली बार पसीना था कि आंखें रानी की आंखों से टकराईं। रानी की आंखों में साफ लिखा था, या तो मर जाओ या हार मानकर भाग जाओ। मंजरी ने गहरी सांस ली। उसे अपनी कला पर गर्व था। उसे लगा कि अगर वो आज पीछे हटी तो वो सिर्फ एक साधारण नर्तकी बनकर रह जाएगी। उसने महाराज की ओर देखा और बड़ी हिम्मत से कहा, महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है। मैं दिखाऊंगी कि कलाकार के पैरों में जमीन की धूल नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयां होती हैं। रानी के होंठ पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्हें पता था कि उन्होंने मौत का जाल बुन दिया है। उन्होंने उसी वक्त आदेश दिया कि दोनों किलों के बीच सबसे मजबूत रस्सी बांधी जाए। लेकिन रानी का असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। दरबार में चुनौती स्वीकार होने के बाद पूरे राज्य में जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया था। हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था। अगले 3 दिनों तक दोनों किलों, चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ के बीच की उस भयावह खाई के आर पार मोटी रस्सियां बांधने का काम शुरू हुआ। सैकड़ों मजदूर दिन रात इस काम में लगे थे। महाराज विक्रम सिंह ने आदेश दिया कि रस्सी दुनिया की सबसे मजबूत रेशम और जूट से बनी होनी चाहिए, ताकि मंजरी की जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन महाराज शायद इस बात से अनजान थे कि जिस महल की छत के नीचे वो सो रहे थे, वहीं उनकी मृत्यु और मंजरी के विनाश की पटकथा लिखी जा चुकी थी। चुनौती से ठीक एक रात पहले, जब अमावस्या का घना अंधेरा चारों ओर फैला था, महारानी रत्नावती के निजी कक्ष में एक मशाल जल रही थी। उनके सामने सेनापति दुर्जन सिंह खड़ा था। रानी की आंखों में नींद नहीं बल्कि एक हिंसक चमक थी। रानी ने एक छोटी सी कांच की शीशी दुर्जन सिंह की ओर बढ़ाई। उस शीशी में एक गाढ़ा नीला और खौलता हुआ तरल पदार्थ था। रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कालकूट है। इसे एक तांत्रिक ने तैयार किया है। ये किसी भी चीज को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से गला देता है। आज आधी रात को जब पहरेदार सो रहे हों, तुम्हें रस्सी के ठीक बीचों बीच जाकर इसे उस हिस्से पर छिड़कना है। ऊपर से रस्सी मजबूत दिखेगी, लेकिन जैसे ही उस पर किसी इंसान का भार पड़ेगा, उसके रेशे एक एक करके टूटने लगेंगे। उनसे कांप उठा। हुकुम, अगर वो पार कर गई तो? रानी जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी डायन की तरह लग रही थी। वो पार नहीं करेगी दुर्जन।
वो अपनी कला के घमंड में उस खाई के सीने पर नाचने लगेगी, लेकिन उसे पता नहीं वो यमराज की गोद में कदम रख रही है। जाओ, और याद रहे इस बात की भनक दीवारों को भी ना लगे। उधर किले के एक कोने में स्थित अपने छोटे से कक्ष में मंजरी बैठी थी। उसके सामने उसके पीतल के वही भारी घुंघरू रखे थे जिन्होंने उसे शोहरत दी थी। आज वही घुंघरू उसे भारी लग रहे थे। उसे रह रहकर उस गहरी खाई का ख्याल आ रहा था जहां तेज हवाएं भूखे भेड़ियों की तरह गरजती थीं। तभी कक्ष का दरवाजा खुला और महाराज विक्रम सिंह अंदर आए। वो थोड़े विचलित लग रहे थे। उन्होंने कहा, मंजरी, अगर तुम चाहो तो मैं इस प्रतियोगिता को रुकवा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। मंजरी उठी और महाराज के चरणों में बैठ गई। उसने अपनी आंखों में एक अटूट विश्वास भरकर कहा, महाराज, अब बात सिर्फ जान की नहीं, मेरे सम्मान की है। अगर आज मैं पीछे हटी तो दुनिया कहेगी कि एक कलाकार की कला रानी की ईर्ष्या से हार गई। मुझे कल नाचने दीजिए, या तो मैं इतिहास रचूंगी या इतिहास बन जाऊंगी। महाराज चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर बैठ चुका था। अगले दिन शाम को पूरा राज्य उन पहाड़ियों पर जमा था। दोनों किलों की प्राचीरों पर हजारों मशालें जला दी गई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ आग उगल रहे हों। नीचे की गहरी खाई काली और शांत थी, जैसे किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रही हो। चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ के बीच वो पतली रस्सी हवा में डोल रही थी। रानी रत्नावती अपने ऊंचे आसन पर बैठी थी। उनके चेहरे पर एक बनावटी चिंता थी, लेकिन भीतर वो जश्न मना रही थी। शहनाइयां बजने लगी, लेकिन उनकी आवाज आज मंगलमयी नहीं बल्कि किसी शोक गीत जैसी लग रही थी। मंजरी बाहर आई। उसने गहरे लाल रंग का जोड़ा पहना था, हाथों में मेहंदी लगी थी और पैरों में वही भारी घुंघरू बंधे थे। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था। उसने पहले सूर्यदेव को प्रणाम किया और फिर उस रस्सी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने रस्सी पर अपना पहला कदम रखा, पूरी भीड़ की सांसें रुक गईं। उसके घुंघरू की पहली आवाज उस खामोशी में बिजली की तरह कड़की। जरी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो केवल चल नहीं रही थी बल्कि संगीत की थाप पर थिरक रही थी। उसके हाथ हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो वो हवा को ही अपना आधार बना रही हो। आके एक तेज झोंके ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन अद्भुत था। वो रस्सी के 1/4 हिस्से को पार कर चुकी थी। महाराज अपनी गद्दी के किनारे पर बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। रानी की नजरें केवल उस केंद्र बिंदु पर टिकी थीं जहां दुर्जन सिंह ने जहर छिड़का था। मंजरी जैसे जैसे बीच की ओर बढ़ रही थी, हवा और तेज होती जा रही थी। छन 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 छन। घुंघरुओं की आवाज अब और तेज हो गई थी। अब वो बिल्कुल बीच में पहुंच चुकी थी, वहीं जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। अचानक एक भयानक आवाज आई। मंजरी रुकी। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन यानी वो रस्सी डगमगा रही थी। उसने देखा, उस काली खाई में उसे कुछ सफेद आकृतियां तैरती हुई दिखीं, जैसे पिछली कई सदियों की अतृप्त आत्माएं उसे अपनी ओर बुला रही हों। रानी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रस्सी के रेशे धीरे धीरे अलग होने लगे थे। वो नीला जहर अपना काम कर चुका था। मंजरी ने ऊपर की ओर देखा। उसकी नजरें सीधे रानी रत्नावती की आंखों में जाकर धंस गईं। उस एक पल में मंजरी अब सब समझ चुकी थी। समझ आ गया था कि यह कोई कला की परीक्षा नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। मंजरी के चेहरे पर डर की जगह अब एक भयावह क्रोध ने ले ली। उसने अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी कत्थक की तान छेड़ी। वो उस टूटती हुई रस्सी पर पागलों की तरह नाचने लगी। उसके घुंघरुओं की आवाज अब चीखों में बदल गई थी। रानी रत्नावती, तूने एक कलाकार की कला के साथ छल किया है। मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, ये खाई कभी नहीं भरेगी। जब तक ये किला खड़ा है तुझे चैन की नींद नहीं आएगी। मंजरी ने जोर से चिल्लाकर कहा और ठीक उसी पल रस्सी 2 टुकड़ों में बट गई।
पूरी भीड़ के मुंह से एक सामूहिक चीख निकली। मंजरी का लाल जोड़ा हवा में एक गिरते हुए अंगारे की तरह दिखा। वो हजारों फीट नीचे उस अंधेरी घाटी में समा गई। उसके घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक भारी सन्नाटा छा गया। महाराज अपनी जगह पर पत्थर हो गए थे। रानी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जो उन्होंने अपने पल्लू से ढक ली। उसी रात जब महल में सन्नाटा था, रानी रत्नावती को अपने कक्ष के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। रानी उठकर बैठी। उन्हें लगा कि शायद उनका वहम है, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका उनकी खिड़की से टकराया और कमरे की सारी मशालें बुझ गईं। घोर अंधेरे में उन्हें खिड़की के पास एक परछाई खड़ी दिखी। एक ऐसी परछाई जिसके कपड़े खून से लथपथ थे और जिसके पैरों से घुंघरुओं की वही भयानक आवाज आ रही थी। एक गूंजती हुई, कंपाती हुई आवाज। अभी तो आधा रास्ता बाकी है रानी साहिबा, मुझे उस पार पहुंचा दीजिए। रानी की चीख निकल गई, लेकिन महल के उस कोने तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मंजरी की मौत के बाद चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ के किलों पर जैसे किसी काली छाया ने अपना बसेरा कर लिया था। उस खौफनाक शाम के बाद सूरज तो रोज निकलता, लेकिन उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी। हवाओं में हमेशा एक अजीब सी सीलन और सड़ी हुई चमेली की गंध बसी रहती थी। वही चमेली जिसे मंजरी अपने बालों में सजाया करती थी। महाराजा विक्रम अब प्रतापी राजा नहीं रह गए थे। वो दिन भर चंद्रगढ़ की उस झरोखे पर बैठे रहते थे जहां मंजरी गिरी थी। उनकी आंखें पथरा गई थीं। उन्होंने राजकाज छोड़ दिया था और हफ्तों तक स्नान भी नहीं किया। वो अक्सर रात के अंधेरे में काली खाई की ओर देखकर बुदबुदाते, मंजरी एक बार और, बस एक बार अपने पैरों की थाप सुना दो बस। उधर महारानी रत्नावती की हालत और भी बदतर थी। वो जानती थी कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन अब उन्हें अपने किए का पछतावा नहीं बल्कि अपनी जान का डर सता रहा था। उस रात जब महल की दीवारों पर मशालों की रोशनी नाच रही थी, रानी अपने बिस्तर पर लेटी थीं। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। उनकी सांसें धुएं की तरह जमने लगी थीं। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, ये आवाज फर्श पर नहीं बल्कि कमरे की छत से आ रही थी। रानी ने डरते हुए ऊपर देखा। उनकी चीख उनके गले में ही फंस गई। छत पर उल्टी लटकी हुई एक आकृति तेजी से इधर उधर रेंग रही थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके पैरों में वही भारी पीतल के घुंघरू बंधे थे। उस आकृति ने अपना चेहरा नीचे झुकाया। वो मंजरी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो दरबार में दिखती थी। उसका चेहरा पत्थरों से टकराने के कारण क्षत विक्षत हो चुका था। एक आंख अपनी जगह से बाहर लटकी हुई थी और उसके लाल जोड़े से अब भी ताजा खून टपक रहा था। रानी साहिबा, उस पार पहुंचने में अभी बहुत समय है। वो आकृति फुसफुसाई और गायब हो गई। अगले दिन सुबह किले में एक और भयानक खबर फैली। सेनापति दुर्जन सिंह, जिसने रानी के कहने पर रस्सी में जहर मिलाया था, अपने कक्ष में मृत पाया गया। उसकी मौत इतनी वीभत्स थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। दुर्जन सिंह का शरीर हवा में लटका हुआ था, लेकिन वहां कोई फंदा नहीं था। उसके गले के चारों ओर एक पतली अदृश्य रस्सी के निशान थे, जिसने उसके मांस को हड्डियों तक काट दिया था। उसके मुंह के अंदर वही नीला तरल पदार्थ भरा हुआ था जो रानी ने उसे दिया था। उसके कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, आधा रास्ता बाकी है। रानी रत्नावती समझ गई कि मंजरी का प्रतिशोध शुरू हो चुका है और अब अगला नंबर उन्हीं का है। डर के मारे रानी ने राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक अघोरी भद्रकाल को बुलाया।
भद्रकाल के गले में हड्डियों की माला थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने महल के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी, पूरा महल कांपने लगा। दीवारों से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। भद्रकाल ने चिल्लाकर कहा, "ऐ अतृप्त आत्मा, सामने आ, तू इस राज्य को और परेशान नहीं कर सकती।" तभी हवन की आग अचानक नीली हो गई। महल की खिड़कियों के शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए। हवा का एक प्रचंड झोंका आया और भद्रकाल के सामने एक दृश्य उभरा। वो अदृश्य रस्सी फिर से हवा में दिखाई दी, जो चंद्रगढ़ से सूर्यगढ़ तक तनी हुई थी। हवा में मंजरी की परछाई नाचती हुई दिखाई दी। भद्रकाल ने जैसे ही अपनी भस्म उसकी ओर फेंकी, वो परछाई एक भयानक चीख में बदल गई। वो चीख इतनी तेज थी कि भद्रकाल के कान के पर्दे तक फट गए और उसके कान से खून बहने लगा। तांत्रिक भागते हुए चिल्लाया, "रानी साहिबा, भाग जाइए! ये कोई साधारण प्रेत आत्मा नहीं है। ये कला की चिता से जन्मी एक ऐसी शक्ति है जिसे ना कोई मंत्र बांध सकता है, ना कोई तंत्र। इसने अपनी मौत के समय अपनी कला को ही अपना श्राप बना लिया है। ये तब तक शांत नहीं होगी जब तक ये अपनी उस रात की यात्रा पूरी नहीं कर लेती।" उस रात राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर मृत पाए गए। उनके चेहरे पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे उन्होंने मौत के रूप में किसी बहुत सुंदर लेकिन भयानक चीज को देख लिया हो। उनके हाथ में मंजरी का वही घुंघरू था जो उसने चुनौती के दिन पहना था। अब रानी रत्नावती अकेली बची थी। पूरे महल के नौकर चाकर भाग चुके थे। चंद्रगढ़ का वो विशाल महल अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। रानी ने खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया था और चारों ओर गंगा जल छिड़का दिया था। लेकिन आधी रात को उन्हें अपने कक्ष के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फिर वही संगीत बजने लगा, वही संगीत जो मंजरी के नृत्य के समय बजता था। दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले लाल खून के पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे। वे निशान सीधे रानी के बिस्तर की ओर बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी। रानी पीछे हटते हटते उस झरोखे तक पहुंच गईं, जहां से खाई दिखती थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि ठंडी बर्फीली उंगलियां उनके गले को छू रही हैं। उनके कानों में एक मधुर लेकिन डरावनी आवाज आई, "रानी साहिबा, आपने कहा था कि अगर मैं उस पार पहुंच गई तो आप मुझे अपना स्वर्ण मुकुट देंगी। देखिए, मैं लगभग पहुंच गई हूं, बस थोड़ा सा सहारा और चाहिए।" रानी ने देखा कि हवा में वही रस्सी फिर से बन गई है। मंजरी की रूह ने रानी का हाथ पकड़ा और उन्हें उस खाई की ओर खींचने लगी। "चलिए रानी साहिबा, आज हम दोनों मिलकर उस पार जाएंगे।" रानी की चीख पूरे पहाड़ों में गूंज उठी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई जीवित प्राणी वहां मौजूद नहीं था। दोस्तों, बदले की ये कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में इसी चैनल पर स्टोरीज विद मयंक में। धन्यवाद।